आज हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ। फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले हम लोग बात किए थे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात किए थे, डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी के बारे में बात किए थे। तो उस वीडियो में हम डिस्कस किए थे कैवेंडिश का लॉ, जिसमें ये पता चला हम लोग को जो लाइक चार्जेस दे रिपल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। लाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। बट ये रिपल्सन कितना होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको सबसे पहले बताया कूलम्स, कूलम, और उन्हीं का नाम से ये लॉ को बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो आज हम लोग कूलम्स लॉ का ओनली स्केलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। स्केलर फॉर्म मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलेगा, लेकिन कूलम्स लॉ फोर्स के बारे में बता रहा है। आप लोग जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके आगे वाला वीडियो में हम लोग इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो आज ओनली कूलम्स के खाली स्केलर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा इससे पहले न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ हम लोग पढ़े थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें दो मास हुआ करता था m1 और m2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस लेते हैं हम लोग r। तो फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसा हम लोग पढ़े थे। एंड प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट देते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g बोलते थे, F इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो एकदम सिमिलर नेचर का फोर्स है, सिमिलर नेचर है, सिमिलर टाइप का फोर्स है। ये फोर्स मास के चलते होगा, और ये फोर्स जो लगेगा कूलम फोर्स, ये चार्ज के चलते होगा। अगर मास प्रॉपर्टी हो तो हमारा जो फोर्स लगेगा वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स मास के चलते, और अगर चार्ज हो तो इसके चलते होगा हमारा कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम लोग देखे थे ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए दोनों का जो टाइप है, यहाँ पर भी कांस्टेंट दिए कि यहाँ पर कांस्टेंट दिए जी, ये चार्ज के चलते हो रहा है, ये मास के चलते है ना। ये भी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के आधार पर ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के आधार पर ही ये चेंज हो रहा है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग देखे थे ये ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर है, लेकिन आज का जो फोर्स हम लोग देखेंगे वो एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, क्योंकि चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है। तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दिस हम लोग डायरेक्शन नहीं ले रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, नाम दिए Q1 Q2, और दोनों का सेंटर के बीच का जो डिफरेंस है हमारा है स्मॉल r। तो क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज। और एक इंपॉर्टेंट बात है वो है रेस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स जहाँ पर हम लोग चार्जेस पे फोर्स कितना लग रहा है या फील्ड कितना होता है, रेस्ट में जब वो रहेगा तब के बारे में स्टडी करें। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये जो फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा 1 कूलम तब जो फोर्स लगेगा 1 कूलम की जगह में ये 10 कूलम, ये अगर 15 कूलम हो जाए, चार्ज अगर मैग्नीट्यूड बढ़ जाए तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये देखा गया फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लेकिन डिस्टेंस अगर बढ़ जाए तो ये फोर्स स्क्वायर के आधार पर घट जाएगा। डिस्टेंस अगर कम जाए, जितना सामने हो उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन डिस्टेंस अगर थोड़ा भी बढ़ जाए तो हमारा फोर्स, अगर डिस्टेंस 10 गुना बढ़ जाए तो फोर्स घट जाएगा, 10 का स्क्वायर मैंने 100 गुना घट जाएगा। सोच सकते हैं स्क्वायर के आधार पर ये घटेगा। तो चार्ज का मान अगर बढ़े, मैग्नीट्यूड अगर बढ़े तो फोर्स बढ़ेगा, और डिस्टेंस अगर बढ़ जाए तो फोर्स घट जाएगा। तो दोनों को मिला के लिखते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर।
और इसको हटाने के लिए कांस्टेंट हम लोग देते हैं के, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, या तो कभी कभी कूलम कांस्टेंट भी हम लोग बोलते हैं। ये कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो वैल्यू वो दो चीज पे डिपेंड करेगा। एक डिपेंड करेगा सिस्टम ऑफ यूनिट, कौन सा यूनिट में हम ले रहे हैं, सीजीएस में ले रहे हैं कि एसआई में ले रहे हैं कि कौन सा सिस्टम में हम ले रहे हैं। और दूसरा के का वैल्यू डिपेंड करेगा ये दोनों चार्ज को किस मीडियम में रखें, क्या फ्री स्पेस में रखें या तो कोई मीडियम में रखें, मीन्स एयर मीडियम में, वाटर मीडियम में, किस मीडियम में रखें उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग देखेंगे एक करके। सीजीएस में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे एसआई में। तो एसआई में के को हम लोग लिखते हैं 1/4 इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन में ही दो पार्ट है एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन बराबर क्या होगा हमारा, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये रह गई हमारा। और एप्सिलॉन आर क्या है, ये डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जैसे हम लोग देखे थे एसआई में के का वैल्यू होगा 1/4 पाई कांस्टेंट, लेकिन ये जो एप्सिलॉन इसका दो पार्ट है, एक होगा हमेशा कांस्टेंट क्योंकि एब्सोल्यूट है, और दूसरा रिलेटिव, मीन्स ये मीडियम अगर बदलेगा तो ये बदलेगा, और ये अगर बदलेगा तो के का वैल्यू बदलेगा। तो के का वैल्यू डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर और दूसरा यूनिट के ऊपर। तो हम लोग सीजीएस पे बात नहीं करेंगे, एसआई में बात करेंगे। के का वैल्यू होगा इतना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू होता है इतना 8.85 10⁻12, ये इसका यूनिट होता है। कभी कभी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में यूनिट दे देता है। और एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, लेकिन ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इसका कोई यूनिट नहीं है, ये एक ओनली नंबर है, और इसको कभी कभी हम लोग डायरेक्ट कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो फ्री स्पेस हो या तो एयर मीडियम हो, इसका वैल्यू हमेशा होगा 1। तो कूलम्स लॉ को अगर हम एसआई में लिखना चाहेंगे, क्योंकि के का वैल्यू तो डिपेंड करेगा सिस्टम में ऑफ यूनिट, तो एसआई लेते हैं और नेचर ऑफ मीडियम, और कोई भी मीडियम में कूलम्स लॉ कैसे लिखा है ना, एम मैंने कोई भी मीडियम इक्वल टू के की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और फिर Q1 Q2 बाय आर, ये कोई भी मीडियम के लिए। लेकिन अगर हम लोग एयर मीडियम या फ्री स्पेस में लेना चाहें, तो आप लोग जानते हैं एयर मीडियम हो या फ्री स्पेस हो, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये कूलम्स लॉ एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा चलता है न्यूमेरिकल वगैरह में। नॉर्मली हम लोग एयर मीडियम हम लेते हैं, कभी कभी अगर वाटर या दूसरा कोई मीडियम अगर ले लें तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया रहेगा, उसको पुट करने से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। तो फ्री स्पेस या एयर मीडियम में के का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि फ्री स्पेस और एयर में एप्सिलॉन आर इक्वल टू तो 1 होता है, तो के जगह में देखिए, के के जगह में एप्सिलॉन आर अगर 1 हो गया तो के जगह में कितना बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो 4 का 4 पाई का वैल्यू इतना, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो इतना है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻9, और ये इसका यूनिट है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब अगर इक्वेशन 2 और 3 को हम लोग डिवाइड करते हैं, पहले इसको लेके फिर बाद में इसको लेके, एफ है ये एयर मीडियम में क्या वैल्यू होगा, और ये कोई भी मीडियम है, ये एयर हो या फ्री स्पेस हो, क्या वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो बचेगा हमारा एप्सिलॉन, नीचे में ये ऊपर आ जाएगा। तो FA बाई FM इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दो चार्जेस को जब एयर में रखेंगे तब जो फोर्स लग रहा है, तो दो चार्जेस को कोई भी मीडियम में रखने से जो फोर्स लगेगा, दोनों का रेशियो को हम लोग बोल सकते हैं एप्सिलॉन आर। अब और थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, खास करके यूनिट हम लोग अगर भूल गया तो क्या निकाल सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसी फॉर्मूला में देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे निकालेंगे। तो 1/4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होता, ये तो कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या, फोर्स को उतार देते हैं तो 1/f, और ये जो था वही रहेगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर।
तो चार्ज का यूनिट होगा कूलम, कूलम इंटू कूलम तो होगा कूलम स्क्वायर, नीचे में दूरी है तो ये होगा मीटर स्क्वायर, नीचे में न्यूटन है तो न्यूटन के ऊपर में 1, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, कूलम स्क्वायर m⁻², n⁻⁻1, तो ये है इसका यूनिट। इस ढंग से हम निकाल सकते हैं। क्या k का यूनिट जो लिखे हम लोग उसको क्या निकाल सकते हैं? हाँ, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पर हमारा F=k इतना है, तो F= फॉर्मूला के k q1 q2 बाई r², तो F इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया r² = k q1 q2, हमको k का चाहिए तो q1 q2 को भी इधर नीचे ले आए तो बच गया हमारा k। तो k का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, रेडियस का होगा मीटर स्क्वायर है तो, और q1 q2 का कूलम, कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा -2, तो ये उसका यूनिट है। तो इस ढंग से हम निकाल सकते हैं। तो कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म बहुत ही इजी है, बहुत समय एग्जाम में पूछता है। इसके बाद का वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सभी से रिक्वेस्ट है, इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।